ओयो ट्रैवलिंग जगत का ये एक ऐसा नाम है जिसने होटलों की ऑनलाइन इमेज को ऑफलाइन में भी बरकरार रखने का जिम्मा उठाया और कुछ दिलचस्प टेक्निक से ओयो ने होटल और कस्टमर दोनों को खुश करते हुए कुछ ही सालों में इंडिया के साथ चाइना, जापान, यूएई सहित 80 देशों के होटलों पर अपना ठप्पा लगा दिया। लेकिन अचानक से ओयो से जुड़ी कई नेगेटिव न्यूज ने लोगों को हिलाकर रख दिया, जिसमें रेप केस और ब्लैकमेल जैसे बड़े इश्यूज होने पर ओयो से लोगों का भरोसा उठने लगा। लेकिन इसके बाद भी ओयो आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट होटल चैन कैसे बना हुआ है, जानेंगे पूरी बात डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओयो को स्टार्ट करने का मेन कारण क्या था, पर्पस क्या था इसका। चलिए, ओयो के को-फाउंडर रितेश अग्रवाल अक्सर ट्रैवलिंग करते थे, जिसके कारण होटल से जुड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, जिसमें सबसे बड़ा कारण था पुअर होटल फैसिलिटी। अपने होटल के बुरे एक्सपीरियंसेस को अन्य लोगों से रिलेट कर रितेश अग्रवाल ने एक ऐसे सिस्टम को बनाने का सोचा जिसमें लोग बजट फ्रेंडली हाई फैसिलिटी वाले होटल का लुत्फ उठा सकें। और इसी के साथ में शुरुआत होती है साल 2013 में ऑन योर ओन रूम्स के साथ ओयो कंपनी। दोस्तों, ओयो कस्टमर और होटल के लिए एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। ओयो को स्टैब्लिश करने के लिए शुरुआती तौर पर रितेश अग्रवाल ने खुद अपनी टीम के साथ कुछ होटलों में काम किया और इस दौरान ओयो ने होटल इंडस्ट्री की 3 मेन प्रॉब्लम पर फोकस किया, जिसमें पहला था कई ऐसे होटल हैं जिसमें अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी वो कस्टमर के पहुंच से दूर थे। ऐसे होटल्स के ओनर अक्सर लॉस में रहते थे, साथ ही कस्टमर को भी बुरे होटल के एक्सपीरियंसेस को फेस करना पड़ता था। इसके लिए ओयो ने अपनी वेबसाइट पर सभी होटल्स की लिस्टिंग कर डाली ताकि कस्टमर अपने बजट में अच्छे होटल के एक्सपीरियंस को भी फील कर सके। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम थी यंग जनरेशन की, जिसमें अनमैरिड कपल के होटल में रुकने पर उन्हें कई अनचाहे सवालों का जवाब देना पड़ता था। इसलिए ओयो ने अपने सभी होटल्स को कपल फ्रेंडली बनाया। इससे ओयो को यंग जनरेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। और होटल इंडस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था होटल्स की रियलिटी, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान होटल्स के इमेजेस कुछ और होते थे, जबकि कस्टमर जब उन होटल्स में ठहरने के लिए जाते थे तब उन्हें होटल्स के गंदे बेडशीट्स और गंदे टॉयलेट जैसे कई बुरे पार्ट्स को अपने ट्रिप का हिस्सा बनाना पड़ता था, जो कि वाकई में बहुत खराब होता था। अब कस्टमर के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओयो ने खुद अपने पैसे लगाकर कई होटल्स को नीट एंड क्लीन करवाया और साथ ही साथ उनके स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। इसके अलावा रितेश ने कस्टमर और होटल्स के नीड को समझते हुए कई ऐसे होटल्स पर काम भी किया जो बजट फ्रेंडली तो थे लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं। ओयो ने इन होटल्स को भी अपने ब्रांड के नेम से जोड़ दिया। अब दोस्तों, ओयो ने होटल्स इंडस्ट्री के कई बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो किया, साथ में अपने बिजनेस के लिए यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ओयो ने एक बजट फ्रेंडली होटल में फ्री एसी, फ्री वाईफाई और फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी देना शुरू कर दी। कम पैसों में अच्छी सुविधा मिलने से लोग ओयो होटल की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ओयो ने अपने ब्रांड वाले कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, शैम्पू जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद कस्टमर को उन्हें घर ले जाने के लिए फ्री कर दिया ताकि उनके ब्रांड का प्रमोशन हो सके। इस तरह यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाकर ओयो ने बहुत ही जल्दी मार्केट में यूनिकॉर्न बिजनेस के रूप में अपने पैर जमा लिए। अब इसके बाद कई बड़े बड़े इन्वेस्टर से ओयो को फंड मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद ओयो ने 5 साल के अंदर ही 80 देशों के 800 शहरों के 43,000 होटल्स को अपने साथ जोड़ लिया और इस तरह से साल 2018 तक ओयो का वैल्यूएशन $5 बिलियन तक पहुंच गया। अब इतने कम समय में इस वैल्यूएशन को पूरा करने के बाद ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और साथ में इसके को-फाउंडर रितेश अग्रवाल दुनिया के 2nd यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। दोस्तों, अब ओयो एक बड़ी प्रॉफिटेबल और फेमस कंपनी बन चुका था। कंपनी अब सिर्फ अपने एक्सपेंशन पर जोर दे रहा था, जिसके लिए ओयो ज्यादा से ज्यादा होटल्स को अपने साथ जोड़ रही थी। इसके लिए उसको अधिक स्टाफ की जरूरत भी थी। स्टाफ की कमी के कारण कस्टमर होटल्स में उन्हीं प्रॉब्लम्स को फिर से फेस करने लगे जो ओयो के आने से पहले हुआ करते थे। अब फिर से कस्टमर को कई होटल्स में गंदे रूम और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा था। मेंटेनेंस सही नहीं होने के कारण दिल्ली के एक ओयो रूम में 15 साल के प्रियांशु कुमार के गीजर के शॉर्ट सर्किट की वजह से मौत हो गई। दूसरी तरफ ओयो के रूम में ओयो के मैनेजर के द्वारा ही एक लड़की का रेप केस भी काफी समय तक चर्चा में रहा। ओयो रूम से एक कपल की प्राइवेसी लीक होने की भी खबर आई, जिसमें कपल जब ओयो रूम्स में समय बिताने के बाद अपने घर गए तो कुछ दिनों बाद उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस उनके दोस्तों के मोबाइल में पहुंचे। साथ ही वीडियो बनाने वाले ने कपल को ब्लैकमेल भी किया, लेकिन कपल ने साहस के साथ इसकी शिकायत पुलिस में की। तब 4 लोगों के द्वारा ओयो रूम में हिडन कैमरे लगाने की बात सामने आई। फिर आने वाले दिनों में ओयो अपने कस्टमर से रॉन्ग होटल्स बुकिंग भी लेने लगा था, यानी कि जो होटल्स ओयो से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके थे, ओयो ने उन होटल्स को भी अपने पोर्टल से अलग नहीं किया था। इसकी वजह से कस्टमर जब बुकिंग करके होटल्स पर जाते तब उन्हें होटल ऑनर से ओयो की लिस्टिंग में नहीं होने की जानकारी दी जाती थी। अब ऐसे में एक तरफ तो कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे देकर होटल ऑनर से नए रूम की बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि एंड टाइम पे कहाँ जाएगा वो। तो कभी होटल ऑनर डबल रेट के साथ रूम प्रोवाइड करवाते थे, यानी मौके पे चौका वो भी मारते थे। अब अगर ओयो की रॉन्ग बुकिंग लेट नाइट हो तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कितना दिमाग खराब होगा कस्टमर का। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग बुकिंग के ऐसे कस्टमर ओयो से अपने रिफंड की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ओयो ने अब तक कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया है। आज अगर आप ओयो की बुकिंग साइट पर जाकर देखते हैं तो आपको कई हजारों कंप्लेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो अब तक पेंडिंग है।
हैं। ये ऐसे वो कारण हैं जिसकी वजह से बहुत से कस्टमर आज ओयो से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर ने जिस भरोसे पर ओयो पर ट्रस्ट करना शुरू किया, ओयो अब उनके किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, आज केवल कस्टमर ही ओयो से नाराज नहीं है, बल्कि कई होटल ऑनर भी ओयो के बदलते रवैये से बिल्कुल खुश नहीं, और इसकी मेन वजह है ओयो का होटल ऑनर से लिया जाने वाला हिडन चार्जेस। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब ओयो ने अपनी शुरुआत की थी तब उन्होंने होटल ऑनर से 20% कमीशन के साथ टाई अप किया था। सीधी बात है कि जितना आएगा उसका 20% ओयो रखेगा। लेकिन धीरे धीरे जब ओयो ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया तब इनका लालच बढ़ गया। तब कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पर हो गया, और अब ओयो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए होटल ऑनर से 40 से 50% कमीशन चार्ज करने लगा। इसके बाद बहुत से होटल ऑनर्स को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि ओयो से जुड़ने के बाद उनका रियल प्रॉफिट तो हो ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा कई बार ओयो ने अपने पोर्टल पर रॉन्ग रूम बुकिंग करके भी होटल को चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी जानकारी होने पर होटल ऑनर ओयो से रिफंड की डिमांड करते, लेकिन ओयो तो लंबे समय तक उनके पैसे को रोक के रखता था। इसके लिए तो कई होटल ऑनर्स कोर्ट तक पहुंच गए थे, उन्होंने न्यायालय में केस भी कर दिया। ओयो की हरकतों से होटल ऑनर्स काफी ज्यादा तंग आ गए थे, और यही वजह है कि साल 2019 के अप्रैल महीने में ही 100 अलग अलग शहरों के 500 से भी ज्यादा होटल्स ने ओयो के साथ अपने टाई अप को क्विट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब हम ओयो के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे करके कई और होटल्स भी ओयो को छोड़ने लगे। उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअली काम कर लेंगे, लेकिन ओयो के साथ कतई काम नहीं करेंगे। इस तरह होटल्स और कस्टमर से ही अपने टेक्नोलॉजी चैन को बनाने वाली ये कंपनी दोनों में से किसी को भी अपने फेवर में नहीं रख पाई, जिसके कारण ओयो का रिव्यू रेट काफी नीचे गिर गया और कंपनी रेगुलर लॉस की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, साल 2019 के एंड तक ओयो की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको अपने 20% स्टाफ को फायर करना पड़ा, और साल 2020 के एंड तक 200 शहरों के बिजनेस को क्लोज करना पड़ा। अब आपको बता दें कि साल 2020 तक ओयो का कुल कारोबार जो कि 13,413 करोड़ का था, जो एक साल में 69% गिर गया, और 2021 तक 4,157 करोड़ तक आ गया। कंपनी अभी लगातार लॉस की तरफ बढ़ी रही है। इससे साफ क्लियर है कि ओयो अपने बिजनेस प्लान में फेल हो चुका है। ओयो ने कस्टमर का भरोसा और होटल्स के भरोसे के खिलाफ जाकर काम किया। हालांकि फिर भी कंपनी ने लॉस रिकवरी के लिए पिछले दिनों आईपीओ लाने हेतु सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिसके बाद कंपनी एक बार फिर से विवादों में आ गई, क्योंकि FHRAI यानी कि फेडरेशन ऑफ होटल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये आईपीओ इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए है, जो अपने लॉस को इन्वेस्टर के ऊपर डाल रहे हैं। FHRAI का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि इतने लॉस के बाद भी पिछले साल रितेश अग्रवाल ने अपनी सैलरी में 2.5 गुना इजाफा किया है। जब कंपनी लॉस में चल रही तो आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत ही क्या है। साथ ही ओयो के कस्टमर्स हैप्पी हैं ही नहीं, तो इन्वेस्टर्स के पैसे कैसे बनेंगे, सीधी बात है। इसीलिए FHRAI सेबी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओयो के आईपीओ को रिजेक्ट कर दे। फिलहाल सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ओयो के रूम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।